नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं BVM न्यूज़। चलिए रुक करते हैं खबरों की। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की और आपको बताएंगे कि आखिरकार यहां पर वैक्सीनेशन को लेकर क्या हाल है। बल्लभगढ़ के हरिविहार स्थित सरकारी डिस्पेंसरी में वैक्सीनेशन नहीं आने से लोगों को भारी परेशानी हुई। बता दें कि हरिविहार स्थित डिस्पेंसरी में वैक्सीनेशन के लिए लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। इससे लोगों में वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता ही कहा जा सकता है कि यहाँ रोजाना सैकड़ों की तादाद में लोग वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं। ऐसा ही नज़ारा उस वक्त देखने को मिला जब सुबह करीब 10 बजे लोगों की अच्छी खासी भीड़ वैक्सीनेशन के लिए नजर आई। लेकिन आज यहाँ वैक्सीनेशन का शेड्यूल ना होने के चलते यहाँ वैक्सीनेशन नहीं आई और लोगों को निराश ही अपने घर लौटना पड़ा। लोगों ने बताया कि वे अपने ज़रूरी काम छोड़कर वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे थे, लेकिन डॉक्टर उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। भैया है ही सुबह की लाइन लगा रखी है। कल भी आए थे आप? कल भी आए थे, कल तक सुनी नहीं, परसों आई नंबर ना आया। अब क्या कह रहे हैं? अब न्यू कह रहे हैं वैक्सीन नहीं आई, आज भी नहीं आएगी, है सके कल भी नहीं आएगी। कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी तो भैया ये लाइन लगाने की परेशानी है, घर का काम छोड़ कर। कितनी देर हो गई यहाँ पे खड़े खड़े? सुबह 7 बजे से। अब कितने बजे हैं? 10 बजे हैं। तो वैक्सीन के लिए आए थे, क्यों वैक्सीन लग पा रही नहीं लग पा रही? नहीं लग पाई, मैडम ने बोला कि है नहीं। कब लगेगी फिर? पता नहीं कल आए या नहीं आए। खबर की और आपको बता दें कि हरियाणा सरकार धीरे धीरे प्रदेश को अनलॉक कर रही है और लेकिन अनलॉक की प्रक्रिया में वो सावधानी भी बरत रही है क्योंकि तीसरी लहर की पूरी संभावना है और इसके लिए प्रदेश की सरकार किसी भी रिस्क के मोड में नहीं है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार कोरोना की संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए किसी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं है। इसलिए सरकार ने लॉकडाउन को 12 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने के साथ ही लोगों को कई तरह की छूटें भी दी है। राज्य में दुकानें सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खोली जा सकेंगी। सरकार ने जिम और खेल स्टेडियम भी खोल दिए हैं। सरकार के नए नियमों से बाजार में दुकानदार काफी खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि लगभग पहले की तरह ही बिन किसी रोक टोक के दुकानें खोलने के आदेश भी मिल गए हैं। सभी रेस्टोरेंट और बार बैठने की क्षमता के अनुसार लोगों के लिए सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक के लिए खोले गए हैं। धार्मिक स्थलों पर अब 50 लोगों के पूजा करने की अनुमति होगी। पहले ये संख्या 21 लोगों तक ही सीमित थी। राज्य के कॉर्पोरेट दफ्तर में 100% हाजिरी के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन कार्यालय के भीतर कोरोना से बचाव के नियमों का अनुपालन करने की भी हिदायत दी गई है। शादी और अंतिम संस्कार संबंधी कार्यों में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। इतने ही व्यक्ति के साथ लोग अब बारात भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकेंगे और शादी का जो समारोह है उसे कर सकेंगे, लेकिन बारात को समारोह जुलूस की शक्ल में आवाजाही की अनुमति अभी नहीं दी गई है। अगर लापरवाही ना की जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सरकार के साथ ही हैं। पर अगर लोग लापरवाही करेंगे तो बीमारी तो अब जो 3rd वेव का है दोबारा आने का, तो उसको रोका जा सकता है ना। दुकानें खुलने का समय 10 से 8 है, तो उस पर क्या बोलेंगे आप? हाँ, थोड़ा टाइम अब कर देना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए, लेकिन लापरवाही ना बढ़े। दुकानदारों को टाइमिंग हाँ, दिक्कतें हैं वो। अशोक कुमार जिंदल। क्या कहेंगे? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बीमारी बहुत कम हो गई है और सरकार ने सेफ्टी की वजह से जो अभी लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है कि अभी आने वाला समय कोई कन्फर्म नहीं है कि भाई बीमारी का क्या रहेगा रिव्यू, और सरकार ने टाइम व्यापार के अकॉर्डिंग काफ़ी ठीक कर दिया है। तो हमारे यहाँ मार्केट में 10 से 7 जनरल दुकानें खुल रही हैं, लेकिन सरकार की तरफ से 9 से 8 का टाइम है। लोग थोड़ा सा सावधानी और प्रिकॉशन को देखते हुए पहले ही बंद कर देते हैं दुकानें, और भीड़ वगैरह भी कम है और प्रॉपर मास्क वगैरह और सैनिटाइज का सारा सिस्टम चल रहा है यहाँ पर। अगली खबर की और पलवल के विश्राम गृह में प्रेस वार्ता करते हुए होडल से कांग्रेस के पूर्व विधायक उदय भान ने जिला परिषद पलवल के अनुसूचित जाति के आरक्षित वार्डों में कटौती के संदर्भ में बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है और साथ ही साथ कहा है कि सरकार द्वारा पंचायत राज के तहत जिला परिषद पलवल के 21 वार्डों के चुनाव के लिए ड्रॉ निकाले गए हैं, जो 5 वार्ड से घटा अब 3 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए कर दिए गए हैं।
जबकि साल 2011 की जनगणना के अनुसार 2016 में 5 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थे। होडल से कांग्रेस के पूर्व विधायक उदय भान और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने पलवल जिला परिषद के चुनाव के लिए अनुसूचित जाति के आरक्षित वार्डों में कटौती करने के मुद्दे पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और बीजेपी नेताओं पर दलित विरोधी होने के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने साजिश के तहत ही 2 वार्ड में कटौती कर दलितों के हकों पर कुठाराघात किया है। पूर्व विधायक उदय भान ने केंद्रीय राज्य मंत्री एवं सांसद कृष्णपाल गुर्जर व होडल विधायक जगदीश नायर पर टिप्पणी करते हुए कहा कि एक साजिश के तहत संवैधानिक अधिकारों का हनन कर जिला परिषद पलवल के अनुसूचित जाति के आरक्षित वार्डों की संख्या में कटौती की गई है। तारीख को जिला प्रशासन की तरफ से जिला परिषद के चुनाव के लिए ड्रॉ निकाले गए थे। उसमें शेड्यूल कास्ट कोटा के अनुसूचित जाति के 3 वार्ड आरक्षित किए गए हैं, जबकि 2016 में जब जिला परिषद के चुनाव हुए तो उस समय 5 वार्ड आरक्षित किए गए थे। जैसे आपको पता है कि वार्ड नंबर 1 था, 18 था, 20 था, 14 था। एक तो वो आशावती थी दूधवाला वाली, एक जलाके वाली थी, एक बिंदु रपोलिया थी पेलक वाली, एक अतरचट्टा वाली थी और एक चमेली देवी सोलंकी थी। देवगढ़ से 5 वार्ड आरक्षित थे। और अब इन्होंने अचानक जो अभी इससे पहले फरवरी में भी इन्होंने जनवरी में भी ड्रॉ निकाला था, तो उस समय फरवरी मार्च में चुनाव की संभावना थी। उस समय भी 5 निकाले थे, उस समय भी 5 निकाले थे। उसके बाद कोरोना की वजह से आगे को बढ़ गए। अब इन्होंने निकाले और 3 निकाले। तो हमने डीसी साहब से अभी मिले, हमने उनसे कहा है कि हमारे पलवल जिले के साथ ही आरक्षण में छेड़छाड़ क्यों हुई है। खबरों में बात करेंगे अब इंसानियत की मिसाल की। जी आपने सही सुना, बात करेंगे इंसानियत की मिसाल की और आपको बताएंगे कि एक बच्चे के माँ बाप अपने बच्चे की जान बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे, तभी किसी अनजान शख्स ने उनके दर्द को सुना और उनके लिए मसीहा साबित हुआ। जी हाँ, पलवल के निजी अस्पताल में गंभीर हालत में 12 साल के बच्चे अमित को भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने बच्चे की प्लेटलेट्स बहुत कम बताई और कहा कि तुरंत ही प्लेटलेट्स की व्यवस्था करनी होगी। इस दौरान काफ़ी सर्च करने के बाद और काफ़ी चक्कर काटने के बाद भी प्लेटलेट्स नहीं मिले तो उदास परिजन पलवल के अपना ब्लड बैंक पर पहुंचे, जहां प्लेटलेट्स तो नहीं मिले, लेकिन वहां कार्यरत लैब टेक्नीशियन दीपक भारद्वाज ने बच्चे के परिवार वालों की बात सुनकर प्लेटलेट्स दान करने का फैसला किया। दीपक ने प्लेटलेट्स देकर एक छोटे बच्चे की जान बचाई। केसी प्रशांत पैथ लैब के कर्मचारियों ने इससे पहले भी जरूरतमंद लोगों के लिए प्लेटलेट्स हो या ब्लड या फिर प्लाज्मा दान करके लोगों की जान बचाई है और अपनी अहम भूमिका निभाई है। अमित नाम से है, 12 साल का है और वो उसके जो टेंडर थे सुबह से लगे हुए हैं प्लेटलेट डोनर अरेंज करने के लिए, लेकिन उनका अरेंज हो नहीं पाया है। तो हमारे स्टाफ का एक दीपक नाम से केसी प्रधान पैथलैब से इन लड़कियों ने मोटिवेट किया उसको, वो लेके आए, वो भी प्लेटलेट डोनेट कर रहा है। बच्चे का ग्रुप A पॉजिटिव है और इस लड़के का AB नेगेटिव है, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, चल जाएगा। तो किस तरह का कितनी एज थी बच्चे की जिसको रिक्वायरमेंट थी प्लेटलेट की और किस तरीके से अरेंज किया गया है? ये बच्चे की रिक्वायरमेंट है 12,000 उसकी प्लेटलेट बच गई है अभी, इससे कम होंगी तो बच्चे को दिक्कत ही है और उसको 12 साल का ही लड़का है, उसके लिए अरेंज हो नहीं पा रही थी और उसके पापा ने भी ट्राई किया, काफ़ी जगह सुबह से लगे हुए हैं, तो हमने सोचा कि हम भी करा देंगे। तो पेशेंट के जो अटेंडर थे वो और भी दूसरी जगह जाके आए थे? हाँ, वो लाइफलाइन में भी जाके आए हैं, फरीदाबाद से भी जाके आए हैं, कहीं पे अरेंज नहीं हो पाया है क्योंकि हर जगह वही डोनर का डोनर देते हैं। तो जो जिसने आज डोनेट किया है वो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैं उसके लिए ये बोलना चाहूँगी कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, जो एक बच्चे की जान बचाई है। हम तो आगे कोशिश भी करते हैं कि हमारा कोई अगर नहीं हो पाया तो हमारा कोई डोनर आ जाए, अपना कॉल करके बुला लेते हैं। तो कोई मैसेज लोगों के लिए देना चाहेंगे आप?
मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ब्लड देने से भी कोई दिक्कत नहीं है और प्लेटलेट देने से भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्लेटलेट देने के बाद आप 3 दिन बाद दोबारा डोनेट कर सकते हो, 3 दिन बाद, 7 दिन बाद, 1 महीने बाद। फरीदाबाद की पर्वतीय कॉलोनी में एक मिडिल क्लास परिवार में जन्मे कपिल ने पायलट बनकर न सिर्फ फरीदाबाद बल्कि समूचे प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। कपिल की इस उपलब्धि के लिए सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने उन्हें बधाइयां दी है। अपनी इस उपलब्धि का श्रेय कपिल ने अपने माँ बाप, मामा मामी और भाई साथ में जीजा को भी दिया। गौरतलब है कि फरीदाबाद की पर्वतीय कॉलोनी निवासी अमरचंद के पुत्र कपिल को 8 फरवरी 2012 को एयरफोर्स में अम्बाला एयरबेस पर बतौर एयरमैन भर्ती किया गया था। 2015 में देहरादून पास आउट परेड से बतौर लेफ्टिनेंट पास आउट हुए। इसके बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर जैसे आतंकवाद प्रभावित राज्य में अपनी अहम सेवाएं दी और दिसंबर 2018 में उन्हें कैप्टन बनाया गया। 2020 में आर्मी एविएशन में कपिल का पायलट के लिए सिलेक्शन किया गया और जनवरी 2021 से कपिल की इलाहाबाद में 6 महीने की ट्रेनिंग हुई और 6 महीने की सफलतापूर्वक ट्रेनिंग के बाद और 6 महीने के लिए वो नासिक में ट्रेनिंग लेने के लिए गए और 1 दिसंबर 2021 को पास आउट हुए। हार्ड वर्क दे डिड फ्रॉम दी स्टार्टिंग डेज ऑफ देयर ओन लाइफ। उन्होंने बहुत मोटिवेट किया मुझे। उनको देख के मुझे लगता था जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बेशक ये चाहे लोअर लेवल पर हूँ, अपर लेवल पर हूँ, मगर जो उनका मेहनत वाला जो फैक्टर था उसने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। उसके बाद मैंने 2015 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ज्वाइन किया एज अ जेंटलमैन कैडेट। उसके बाद 4 साल मेरी ट्रेनिंग चली। 2018 दिसंबर में पास आउट हुआ एज अ लेफ्टिनेंट। उसके बाद मैं JNK में पोस्टेड था। 2020 दिसंबर में एज अ पायलट मेरा सिलेक्शन हुआ, जो कि अभी मेरी ट्रेनिंग अंडरगोइंग में चल रहा हूँ। 6 महीने की कंप्लीट हो चुकी है एंड दिसंबर 2021 आई विल बी पासिंग आउट फ्रॉम नासिक। अच्छा, कैसे जो है उत्साह था, जज्बा था कि देश के लिए कुछ कर गुजरना है, कुछ अच्छा ऐसा कुछ बन के कुछ करना है, क्या था जब आप शुरुआत हुई? स्टार्टिंग में जब मैंने माहौल देखा आर्म्ड फोर्सेस का तो थोड़ा अटपटा था, क्योंकि बीइंग अ सिविलियन बहुत अजीब सा लगता है। लेकिन लेटर और सूनर आई रियलाइज्ड कि इट्स नॉट अ जॉब, इट्स अ सर्विस फॉर द नेशन। यू कैन नॉट टेक इट एज अ जॉब। ये जॉब नहीं है, it's a service for the nation. You have to work for the nation. It starts from a root and till the heights, till the sky it goes. तो देश के लिए कुछ करने का हर किसी में अपना अपना जज्बा होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। पानी की अहमियत आखिरकार क्या होती है, ये उन लोगों से पूछो जो बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। जी हाँ, कैथल के कलायत में जन स्वास्थ्य विभाग कार्यालय में पेयजल संकट को लेकर फिर महिलाओं का निराला प्रदर्शन देखने को मिला, जहां महिलाओं ने जय अजय ढुल की गाड़ी का घेराव किया और महिलाएं बोनट पर ही बैठ गईं। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि जब तक उनके घरों में पानी आना शुरू नहीं होता तब तक ये प्रदर्शन और कार्यालय का डेरा वो यूं ही डाले रहेंगी। आपको बता दें कि कैथल के कार्यालय के वार्ड नंबर 2 की महिलाओं ने मुख्य लाइन से कनेक्शन काटने पर विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान प्रदर्शन में गांव खेड़ी लांबा और अन्य गांव के लोगों ने भी जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय पहुंचे और वहां पर प्रदर्शन किया। पैरमान तो नया चाहिए है, हाँ जैसे बात हो जय पल में कहते हैं भाई हाँ जड़वाओगे जड़वाता है। हम तो यूँ पानी चाहिए भाई, साफ पानी चाहिए। हमने तो पतली लाइन में था, हमने किसी के लड़ना नहीं, किसी के झगड़ना नहीं, किसी तक गाली देनी, हमने किसी तक कुछ नहीं कहना। हमने तो पानी चाहिए, सिर्फ हमारा पानी नहीं आंदा जी, हम बहुत परेशान हो गए। तो जब तक पानी वो बढ़ती नजर आ रही है, समाधान कब होगा? देखो, पानी की किल्लत हमारे यहाँ किलायत से पिछले 1 हफ्ता से पीछे नहरों में के अंदर पानी ना आने से जल घर के टैंकों का पानी ख़त्म हो गया था। इस वजह से यहाँ पानी की किल्लत की सामने आई है। अब क्या थी, पहले भी चेक करवा दिया था। पहले इनकी थी गंदा पानी की समस्या, पर गंदे पानी को हमने दुरुस्त करवा दिया था। पर इन्होंने बोला हमारे को उस जोन से नहीं, इस जोन से चाहिए। आपसी बहस के अंदर वो बोल रहे थे हम इस जोन के अंदर नहीं जुड़ने देंगे, ये बोल रहे थे हम जोड़ के दिखाएंगे। इन्होंने अपने लेवल पे वो कनेक्शन जोड़ा, ऊपर से शिकायत बढ़नी शुरू होगी। जो पाल वाला कुआं है, मेन बाज़ार का चौक है, वहाँ से ज़्यादा समस्याएं आनी शुरू हो गई इस ऑफिस के अंदर, जिसकी एप्लीकेशन उन्होंने हमारे यहाँ पे दर्ज करवाई थी। जबकि कुछ लोगों ने हमारा कनेक्शन 2004 का जो था लीगल था काट दिया, और जबकि और लोगों ने कनेक्शन लिया है जो लीगल नहीं है, अनलीगल है, उन्होंने काट दिया है। कृपया करके
उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और हमारा कनेक्शन भी चालू किया जाए और उनके कनेक्शन काट दिया जाए। 10,000 रुपए का मैटर क्या है? 10,000 रुपये हमने हमारी पाइप पर्सनल लगा के चालू की हुई है, जबकि महकमे ने पहले बोला था कि हम आपको पाइप वगैरह सब चीज़ देंगे, लेकिन महकमे ने बोले भी हमारे स्टाफ में कोई सामान उपलब्ध नहीं है, इसलिए हमने प्राइवेट दुकान से सामान खरीद के सामान। खबर की और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। उन्होंने लीचिंग को लेकर कहा है कि इसमें शामिल लोग हिंदुत्व के खिलाफ है और लोकतंत्र में हिंदुओं या मुसलमानों का प्रभुत्व नहीं हो सकता। इस बयान को लेकर असाउद्दीन ओवैसी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने आरएसएस प्रमुख पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि कायरता और कत्ल करना गोडसे की हिंदुत्व वाली सोच का ही हिस्सा हो सकता है। वहीं दिग्विजय सिंह ने भी प्रश्न पूछा कि क्या ये शिक्षा आप मोदी, शाह और बीजेपी के सीएम को भी देंगे। असाउद्दीन ओवैसी ने सिलसिलेवार ट्वीट कर मोहन भागवत को घेरा। ओवैसी ने ट्वीट में लिखा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि लीचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी इन अपराधियों को गाय और भैंस में फर्क नहीं पता होगा, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद अखलाक, पहलू रकबर, अलीमुद्दीन के नाम ही काफ़ी थे। ये नफरत हिंदुत्व की ही देन है। इन मुजरिमों को हिंदुत्व सरकार की पुष्टपनाही हासिल है। ओवैसी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री के हाथों अलीमुद्दीन के कातिलों की गुलपोशी हो जाती है और अखलाक के हथियारों की लाश पर तिरंगा लहराया जाता है। आसिफ को मारने वालों के समर्थन में महापंचायत बुलाई जाती है, जहां बीजेपी का प्रवक्ता पूछता है कि क्या हम मर्डर भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि ये कायरता और कत्ल करने वाले गोडसे की हिंदुत्व वाली सोच का ही अटूट हिस्सा है। मुसलमानों की लीचिंग भी इसी सोच का ही नतीजा है। रुक करते अगली खबर की और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के बयान को कि हिंदू और मुस्लिम दोनों का डीएनए एक है, इस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत का बयान मुंह में राम बगल में छुरी जैसा है। संघ और बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है और वो लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही थी। मायावती ने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में भारत के सभी लोगों का डीएनए एक होने की बात किसी के भी गले के नीचे आसानी से नहीं उतरने वाली है। आरएसएस और बीजेपी एंड कंपनी के लोगों तथा उनकी सरकारों की कथनी और करनी में अंतर देखे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और उत्तर प्रदेश सहित देश के जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार चल रही है, वे भारतीय संविधान की सही मानवतावादी मंशा के मुताबिक चलने की बजाय ज़्यादातर आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे पर ही चल रही है। यह आम चर्चा है। मायावती ने कहा कि आरएसएस के सहयोग और समर्थन के बिना बीजेपी का अस्तित्व कुछ भी नहीं है। फिर भी आरएसएस अपनी कही गई बातों को बीजेपी और इसके सरकारों से लागू क्यों नहीं करवा पा रही। चलिए खबरों में बात करेंगे अब मौसम की। देश में मानसून बहुत पहले दस्तक दे चुका है, लेकिन अभी भी कई राज्यों को इसका बेसब्री से इंतजार है। मौजूदा समय में देश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की रफ्तार थोड़ी सुस्त पड़ गई हुई है, लेकिन इसलिए दिल्ली और एनसीआर समेत कई इलाकों में गर्मी का तापमान और भी बढ़ गया है। हालांकि भारतीय मौसम विज्ञान ने मानसून को लेकर खुशखबरी जारी की है। मौसम विभाग की माने तो सोमवार को दिल्ली, भिवाड़ी, झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी और उसके आसपास के इलाकों में बारिश होने की संभावना है। इस दौरान तेज हवाएं चलेंगी और मौसम भी ठंडा रहेगा। मौसम विज्ञान की माने तो सोमवार को दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा भारतीय मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि सोमवार को राजस्थान के कोटा, उदयपुर, अजमेर, जयपुर और भरत संभाग के जिलों में तेज बादल गरजने के साथ साथ बारिश भी पड़ सकती है। इसके अलावा बीकानेर और जोधपुर में भी तेज बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा 6 जुलाई यानी कि मंगलवार के लिए उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर बारिश और गरज की चेतावनी जारी की गई है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव ने कहा है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि 8 जुलाई के बाद कई इलाकों में तेज बारिश होगी।
चले खबरों में बात करेंगे अब रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की। भारत में बीते 50 वर्षों में लू से 17,000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। यह आंकड़ा शीर्ष मौसमविदों के द्वारा प्रकाशित किया गया है और शोध में ये सामने आया है। इसमें कहा गया है कि 1971 से 2019 के बीच देश में चरम मौसमी घटनाओं से कुछ 1,41,308 मौतें हुई हैं, जिनमें से 17,362 अकेले लू की शिकार होने की वजह से हुई है। जो लोग लू के शिकार हुए हैं उनकी मौत हुई है। लू को एक शोध में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव एम राजीवन, वैज्ञानिक कलमजीत रे और एसएस रे, आरके गिरी और एपी दिमरी ने इस साल की शुरुआत में लिखा था कि जब मैदानी इलाकों का वास्तविक तापमान 40 डिग्री और पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा तो हीट वेव का ऐलान किया जाएगा। तटीय क्षेत्रों में तापमान 40 डिग्री और दूसरी जगह पर 45 डिग्री हो तो हीट वेव चलती है। लू का बड़ा कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसों और पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी माना जाता है। लू से शरीर में डिहाइड्रेशन, ऐंठन, थकान और तापघात यानी कि हीट स्ट्रोक हो जाता है, जिसकी वजह से मौत के कारण बनते हैं। साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।